गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं मनोज कुमार अपने चैनल पर 10+2 के सारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में मैं ये चर्चा करने वाला हूं कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का, तो उसमें आप इंग्लिश की प्रिपरेशन को कैसे करें। चूँकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो इंग्लिश के बारे में एडवाइस दूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इंग्लिश की एडवाइस देना शुरू करूँ, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले रखा है, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, आपने किसी भी स्ट्रीम को चुना है वो अपने करियर को ध्यान में रखते हुए चुना होगा। और सारे के सारे स्ट्रीम इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसी भी स्ट्रीम का कम इम्पॉर्टेंस नहीं होता। अगर आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि कोई भी आपका सब्जेक्ट कम या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए अगर आप एक अच्छे परसेंटेज की तलाश में और अगर आप अपने लिए एक अच्छा परसेंटेज एक्सपेक्ट करते हैं तो इतना ख्याल रखना है आपको कि आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स पर इक्वली मेहनत करना होगा। आइए बात करते हैं इंग्लिश की। अगर आपने 150 मार्क्स का अंग्रेज़ी ले रखा है 150 नंबर का, तो 100 नंबर की पहले मैं चर्चा करूं। 100 नंबर में आपको 50 ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा, ये सबको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर के सारे पार्ट्स को क्लियर रखना होगा। वॉइस, टेंस, नरेशन, मॉडल वर्ब, प्रीपोजिशन, सिंथेसिस, आर्टिकल्स और जितने भी ग्रामर के आपने पार्ट्स, नॉन फाइनाइट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको सबको ध्यान देना होगा। अगर आप वॉइस की तैयारी कर रहे हैं तो वॉइस की तैयारी में मेन जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, बी का यूज़, बी का यूज़ किस टेंस में किस अनुसार होता है, इसको आप फॉलो कर लेना। अगर आप टेंस की तैयारी कर रहे हो तो पर्टिकुलर टाइम के अनुसार पर्टिकुलर टेंस का वर्ब फॉर्म लगता है, उसको आप याद रखना। अगर आप नरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब किस हिसाब से चेंज होता है, जो पर्सन्स होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके चेंजेस करने के रूल्स को आप याद रखोगे। इसके अलावा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस बदलता है उसका आप ख्याल करोगे। अगर आप प्रीपोजिशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन के रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं जो कि किसी खास प्रीपोजिशन के ही साथ आते हैं, तो उसको भी आपको याद करना होगा। अगर आप कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं, उसको हम सिंथेसिस कहते हैं, सेंटेंस को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए आप जिस टीचर के यहाँ पढ़ते हैं तो सिंथेसिस के रूल्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर एक बार अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सिंथेसिस ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स की तैयारी करनी होगी। 10 मॉडल वर्ब्स, 3 मार्जिनल मॉडल वर्ब्स आपको पढ़ना होगा, किसका यूज़ कहाँ पर होता है। आर्टिकल्स में पूरा रूल्स आपको याद करना होगा, ए एंड द को अच्छे से समझना होगा। इसके अलावा आपको नॉन फाइनाइट्स, हालांकि पढ़ना तो पूरा है आपको, लेकिन नॉन फाइनाइट्स में जिरंड पर और इन्फिनिटिव्स पर आपको विशेष मेहनत करना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में आपको वर्ड और उसकी मीनिंग और उसकी स्पेलिंग का करेक्शन भी पूछ रहा है, तो आप वर्ड्स पर अच्छा पकड़ बनाओगे। ये ग्रामेटिकल सेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं आपका जो लिटरेचर सेक्शन है, जिसमें आप रेनबो पढ़ते हैं। रेनबो से आपको ये बात एकदम ध्यान में रखना है कि जो प्रोज और पोएट्री है उसका पूरा का पूरा चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग डालकर पढ़ना है और कोशिश करना है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लाइन देकर और आपको उसके चैप्टर का नाम पूछेगा या फिर उसके राइटर का नाम पूछेगा। प्रोज और पोएट्री में ये आप ध्यान दोगे। जितने भी लेशंस हैं आपके रेनबो में प्रोज सेक्शन में, सारे के सारे प्रोज के चैप्टर्स के राइटर्स के नाम आप याद कर लोगे। हर एक चैप्टर में राइटर का और लेशन का इंट्रोडक्शन दिया होता है। आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस उस इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ से पूछा जा रहा है, तो आप उसको अच्छे से पढ़े रहोगे। जो भी आपकी स्टोरी है रेनबो में या फिर स्पीच है या प्ले है, तो आप ध्यान से टेक्सचुअल रीडिंग डालोगे, क्योंकि टेक्सचुअल रीडिंग के बेसिस पर उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको निकालेगा। रेनबो के अलावा एक और बुक है आपके यहाँ 100 नंबर की इंग्लिश में, जिसे हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश कहते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी जितने चैप्टर्स है उसमें भी टेक्सचुअल रीडिंग के आधार पर क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश को अच्छे से रीडिंग डालोगे। आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि पोएट्री, नोवेल और ड्रामा की स्टोरी बताई गई है, उसमें बहुत सारे बुक्स के नेम्स
और उसके ऑथर्स के नेम दिए गए हैं, तो बुक्स और ऑथर्स के नेम को आप पूरी तरीके से याद कर लोगे। इतना अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव का। ए से आएगा आपका 8 मार्क्स का। जब आप एग्जाम में जाओगे तो देखोगे कि जो ऑप्शंस अवेलेबल है उस समय एग्जाम में, उसमें से सबसे इजी कौन है, और सबसे इजी कौन होता है, जिस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी है वो टॉपिक इजी है, तो आप उसी पर ऐसे लिखना शुरू करो। ऐसे लिखते समय टॉपिक का इंट्रोडक्शन पहले पैराग्राफ में डालना, सेकेंड पैराग्राफ में आप टॉपिक का एट लेंथ उसका डिस्क्रिप्शन डालना, जिसको हम उस ऐसे का बॉडी कहते हैं, और लास्ट पैराग्राफ में जब आप जाना तो आप कंक्लूजन लिखने की कोशिश करना। एक्सीड ना करे वर्ड्स, इसका ख्याल रखिएगा, जो बोर्ड आपको इंस्ट्रक्शन देता है उसके हिसाब से। एक्सप्लेनेशंस अब पूछ रहा है इंटरमीडिएट में, एक प्रोज का लाइन दे देगा, ऑप्शंस भी रहेंगे उसमें आपको, और प्रोज की लाइन को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक इसी प्रकार पोएट्री का लाइन देगा, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको प्रोज का लाइन याद हो और कम से कम ये पता हो कि ये किस चैप्टर से लिया गया और इसके राइटर का नाम क्या है, ये ज़रूरी है। तो ये भी तब क्लियर होगा जब आपने अपने टेक्स्ट पर अच्छे तरीके से रीडिंग डाला हुआ है। लेटर्स, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। यूँ कहें तो लेटर और एप्लीकेशन 5 नंबर का पूछेगा, और जो अभी भाई एक्सप्लेनेशन मैंने बोला वो 4 मार्क्स का आपका पूछेगा। 5 मार्क्स का आपका लेटर या एप्लीकेशन। जाने के बाद एग्जाम में देखना कि दोनों में से कौन सा इजी आपको लग रहा है, उसको आप सिलेक्ट करना। मेरे ख्याल से अगर आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हो तो ज़्यादा बेहतर है, फॉर्मेट आसान है और हम लोग बचपन से ही एप्लीकेशन लिखने के आदी होते हैं। इसके अलावा टेक्सचुअल रीडिंग के ही आधार पर 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स का 5 सवाल 2 मार्क्स का आपका पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चंस। ये भी कहाँ से होगा, तो आपके रेनबो से होगा और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा। अगर आपने टेक्सचुअल रीडिंग अच्छे से डाली है तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 3 क्वेश्चंस और करने हैं आपको 5 मार्क्स के। इसमें आपको ऑप्शंस देगा, ए से लेकर जी तक आपके पास ऑप्शन रहेगा, उसमें जो आपको बेहतर लग रहा है वो आप 3 उसमें से सिलेक्ट कर लो। समरी देगा, प्रोज के जितने भी चैप्टर से उसका समरी आपको लिखना होगा, सारांश। इसके अलावा पोएट्री में से भी ऑप्शंस देगा, उसका भी समरी आपको लिखना है। इसके अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो हमारा बुक है, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो क्वेश्चंस आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाए होंगे, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ये जो भी क्वेश्चंस आपको आपके टीचर ने तैयारी कराई होगी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पूछेगा। इसके अलावा एक उसमें बहुत ही इजी आपको एक ऑप्शन देगा, आपको 5 पोएम्स के नेम्स लिखा रहेगा, 5 पोएट्स के नेम्स लिखा रहेगा, ए और बी कैटेगरी होगी, आपको मैच करा देना है। दैट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक। इसको आप जरूर टच करना क्योंकि ये सारे अथवा में दिया रहेगा। लास्ट जो रहेगा आपको ऑप्शन जी नंबर पर, वो ट्रांसलेशन आपको देगा, हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन आप तभी सॉल्व करना जब आप वाक्यों को पढ़ना और आपको लगे कि एकदम आसान वाक्य है, इजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हो, तो इसको करना। 7A से लेकर G तक यानी कि 7 सवालों में से आपको 3 टच करने, तो एक तो क्लियर है कि मैच कराने वाला आप टच करोगे, ट्रांसलेशन अगर आसान हो गया तो ये आप टच कर लोगे, और समरी जब आप लिखने जाना तो देखना कि ऐसा कोई चैप्टर का समरी पूछ रहा है क्या जो स्टोरी टाइप हो और आपको वो स्टोरी आपके माइंड में उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, तो आप स्टोरी लिख देना। आखिरी सवाल में जाएंगे तो 4 नंबर का एक पैसेज देगा और अथवा में प्रेसिस देगा। मेरा ऐसा मानना है आप कुछ भी करना, प्रेसिस को आप टच नहीं करना। जब आपके पास ऑप्शन है कि पैसेज और प्रेसिस में से मैं किसको चुनूं, तो आप पैसेज को चुनना, क्योंकि प्रेसिस के लिए इंग्लिश का एक अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको शॉर्ट करना होता है, 1/3 लिखना होता है प्रेसिस में, जो कि अ लिटिल टफर जॉब है फॉर स्टूडेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु नो इंग्लिश वेल, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो थोड़ा सा टफ होगा। तो आप पैसेज जो कि पढ़कर आराम से 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आप उसको सॉल्व करोगे। ऐसा करोगे आपके 100 नंबर की अंग्रेजी पूरी हो जाएगी। अब हम जरा बात करते हैं 50 मार्क्स के इंग्लिश का। पहले एक टाइम हुआ करता था कि 50 मार्क्स इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत कम कर दिया था। अब आप 100 का 150 का इंग्लिश पढ़ते हो
या फिर 50 मार्क्स का इंग्लिश पढ़ते हो। आपको ग्रामर पढ़ना उतना ही है, इसमें भी आपको प्रेपोजिशन, आर्टिकल, वॉइस, वर्ड्स, फ्रेज, सिंथेसिस, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी इसमें पूछेगा। इनफैक्ट अगर मैं देख रहा हूं तो इसमें 2-3 टॉपिक्स ज़्यादा ही है 50 मार्क्स में, फ्रेज और साथ ही साथ एडजेक्टिव से, एडवर्ब से भी सवाल पूछ रहा है। तो जैसे आप ग्रामर मैंने 100 मार्क्स में बताया, वैसे ही ग्रामर का प्रिपरेशन आप 50 मार्क्स में भी कर लीजिएगा। बुक्स की अगर हम बुक की बात करें, जो 50 मार्क्स का आपका एक बुक आता है, उस बुक में जब आप जाइएगा तो प्रोज और पोएट्री का जैसे लाइन 100 नंबर में पूछेगा, वैसे ही 50 नंबर वाले में भी पूछेगा। एक लाइन देगा, बोलेगा या तो इसके राइटर का नाम बता दो या फिर ये कौन से चैप्टर से लिया गया है ये बताइए। तो टेक्सचुअल रीडिंग ज़रूरी है। साथ ही साथ टेक्सचुअल रीडिंग के आधार पर जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपका स्टोरी के हिसाब से और पोएम के हिसाब से भी आपका सवाल पूछेगा। जितने भी चैप्टर्स हैं 50 मार्क्स के बुक में, उसके राइटर का नाम आप याद कर लोगे, वो भी आपसे पूछेगा। एक नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड, जो बड़ा इंटरेस्टिंग नोवेल है। अगर मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपने कोचिंग में, मेरे सारे विद्यार्थी जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। डेविड कॉपरफील्ड को सॉल्व करने के लिए आपको, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं अगर पढ़ा है तो आप जिस टीचर के यहाँ भी पढ़ते हैं, आप उनसे कैरेक्टर्स के नेम्स, प्लेसेस और कुछ इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं नोवेल में, उसका एक नोट्स तैयार कर लेना, उसको आप याद कर लेना। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स, जो अभी अभी मैंने चर्चा किया। 50 में 25 हो गया। अब आते हैं सब्जेक्टिव्स में। सब्जेक्टिव्स में शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 का जवाब देना होता है, 5 के लगभग आपको सवाल देगा, 2 का जवाब देना होगा, एक के लिए 5 नंबर आपको मिलता है। ये आपका 50 नंबर के बुक के टेक्सचुअल रीडिंग के आधार पर प्रोज सेक्शन से आपको 10 नंबर का सवाल पूछेगा। पोएट्री सेक्शन में जाएंगे तो पोएम का समरी एक पूछेगा। जो भी पोएम्स हैं आप जानते हैं 50 मार्क्स बुक में, समरी आप याद करोगे, आपके जो टीचर ने आपको बोला है, गेस करके दिया है, उस पर आप फोकस करोगे, 5 नंबर का ये होगा। इसके अलावा डेविड कॉपरफील्ड नोवेल से कैरेक्टर स्केच, या फिर डेविड कॉपरफील्ड के बारे में, या फिर उसकी मिस बेटसे ट्रॉटवुड के बारे में, मिस पिगोटी के बारे में, मिस्टर मर्डस्टोन के बारे में, मिस एग्निस या मिस डोरा के बारे में कैरेक्टर स्केच, या उरिया हिप के बारे में या मिकाबर के बारे में कैरेक्टर स्केच देगा। इसको आप पूरी तरीके से याद रखोगे। लास्ट एक और सवाल आएगा 5 नंबर का, जिसे हम बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। एक ऐसे टाइप का ही टॉपिक आपको देगा। ज़्यादातर चांसेज है कि आजकल प्रोवर्ब्स भी दे रहा है, और प्रोवर्ब्स को पैराग्राफ उस टॉपिक पर ज़रूरी है कि आपको जो टॉपिक पूछेगा उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मीनिंग अगर पता होगा तो आप उसको लिख सकते हो। चलिए, ये तो 150 नंबर की तैयारी की बात होगी। अब अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स तो टिक करना होता है, लेकिन सब्जेक्टिव लिखना होता है, और लिख वही स्टूडेंट सकता है जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी हो। राइटिंग स्किल का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आप इंग्लिश में थिंकिंग कर कर आप लिख सकते हो, दैट इज नेसेसरी। अगर इंग्लिश में अभी आप अपने राइटिंग स्किल को पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं किया है, तो मेरा सलाह ये होगा कि लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे आपके एग्जाम में, आपके टीचर्स ने जो सब्जेक्टिव्स में जो लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं, आप अपने टीचर से कोशिश करना, हेल्प ले लेना और बोलना गेस करके बता दीजिए। अगर आपकी राइटिंग स्किल डेवलप्ड नहीं है तो, राइटिंग स्किल डेवलप्ड है, कोई भी टॉपिक आएगा, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप इजीली लिख सकते हो। राइटिंग स्किल अगर नहीं क्लियर है तो लास्ट में जो नहीं करना चाहिए, आप उसको रट कर याद करने की कोशिश करना, और एग्ज़ाम के ठीक पहले, ताकि ज़्यादा दिनों तक रटी हुई बात तो याद होती नहीं है, तो एग्ज़ाम के ठीक पहले आप इसको क्लियर करना, फिर आप एग्ज़ाम में जाना। एग्ज़ाम में जाते समय नो टेंशन, नो वरीज़। एग्ज़ाम के जिस दिन होगा उसके पहले वाली रात को अच्छे से सोना, ताकि माइंड फ्रेश हो। जो एग्ज़ाम के ठीक पहले वाली रात को पूरी रात जगकर पढ़ाई कर लेता, उसका तो आधी ये जो हेडेक आपको शुरू हो जाएगी, आप क्या लिखोगे। एग्ज़ाम के पहले वाली रात मस्ती से सोना है, फ्रेश रहना है। जैसे कोई फेस्टिवल आता है और बड़ा आप एक्साइटेड होते हो, फेस्टिवल में आप अपने आप को शामिल करते हो और सेलिब्रेट करते हो। एग्ज़ाम इज़ ऑल्सो अ फेस्टिवल फॉर द स्टूडेंट्स। आप इसको सेलिब्रेट करो, खुशी खुशी जाओ। मैं अपने तमाम विद्यार्थियों को
वो सारे विद्यार्थी जो मेरे यहाँ पढ़े हैं और वो भी सारे विद्यार्थी जो मेरे यहाँ नहीं पढ़े हैं, अगर आप 10+2 के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे मार्क्स ले आओ और आप अपने करियर को अच्छा बनाओ। थैंक यू सो मच।